Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में थर्मोडायनामिक्स का सीरीज़ चल रहा है जिसमें ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड हो चुका है. आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7 ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स सीरीज़ जो कि इंक्लूडेड है इन द फिजिकल केमिस्ट्री syllabus of CBCS second semester. So if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छा नया कंटेंट्स रेगुलरली लाने के लिए. सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत सारे टॉपिक्स. आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड आउट येट. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री. सो थर्मोकेमिस्ट्री डील करता है उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के साथ जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के साथ इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस या फिर हीट चेंजेस से हम लोग डील करते हैं. सो केमिकल रिएक्शंस के साथ इन्वॉल्व जो एनर्जी चेंजेस या फिर हीट चेंजेस होता है उसके साथ हम लोग डील करते हैं इन थर्मोकेमिस्ट्री. सो एनर्जी चेंज या फिर हीट चेंज क्यों होता है जब एक रिएक्शन प्रोसीड करता है. दिस इज़ बिकॉज जब एक रिएक्शन प्रोसीड करता है तब उसमें बॉन्ड का ब्रेकेज या फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो इसके कारण एनर्जी का यूज़ अप होता है इन द सिस्टम या फिर एनर्जी रिलीज होता है इन द सिस्टम. सो इन सब के साथ डील करता है ये थर्मोकेमिस्ट्री. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज. सो अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में कोई एक रिएक्शन हो रहा है तब हम लोग हीट चेंज या फिर एनर्जी चेंज इन्वॉल्विंग दैट रिएक्शन उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच विल बी गिवन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. सो दिस इज द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. अभी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा. एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज या फिर एनर्जी चेंज इन्वॉल्विंग दैट रिएक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड बाय चेंज इन एंथैल्पी. सो चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे. दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. सो एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन जब एक रिएक्शन होगा उसका इन्वॉल्विंग हीट चेंज जो होगा वो हम लोग इस एक्सप्रेशन से डिनोट करेंगे. सो दिस इज द हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन. सो total enthalpy change is enthalpy of products minus enthalpy of reactants. So now if enthalpy of products is less than the enthalpy of reactants तो क्या होगा. ये जो क्वांटिटी है डेलेज दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी लेस देन 0. सो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एंथैल्पी टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन द टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन द टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो इसके कारण क्या होता है द चेंज इन एंथैल्पी इज लेस देन 0 और निगेटिव. इसलिए एनर्जी जो है वो रिलीज होता है इन द सराउंडिंग्स फ्रॉम द सिस्टम. क्योंकि प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम होता है देन द रिएक्टेंट का एंथैल्पी, इसलिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या फिर एक्स्ट्रा हीट है वो रिलीज हो जाता है इन द सराउंडिंग्स प्रोडक्ट बनने के बाद. नाउ इफ enthalpy of products is greater than enthalpy of reactants,
then del H is greater than 0 और पॉजिटिव, और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए टोटल एंथैल्पी चेंज होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा होता है देन रिएक्टेंट का एंथैल्पी, इसलिए हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सराउंडिंग इन द सिस्टम। तो एक्स्ट्रा हीट चाहिए प्रोडक्ट को, एक्स्ट्रा एंथैल्पी जो है प्रोडक्ट का वो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सराउंडिंग इन द सिस्टम। So this type of reaction is endothermic reactions, and we already know this relation del H equals to del U plus P del V, और इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे QP equals to QV plus del N RT. So this is another important relation, जहाँ पे del N जो है that is the नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ओनली गैसियस एंटिटीज, सिर्फ गैसियस स्पीशीज के बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ गैसियस जो आयंस होगा या फिर गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होगा या फिर सब्सटेंसेस होगा उसको ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे इस रिलेशन में। सो del N जो होगा दैट इज़ एक्चुअली del Ng, दैट इज़ गैसियस। सो ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ हो, तब हम लोग सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में जो सब सब्सटेंसेस होगा उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में, सिर्फ हम लोग गैसियस कंपाउंड्स को ही कंसिडर करेंगे। सो क्योंकि जनरली जो रिएक्शंस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में होता है रेदर देन कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। सो इसलिए जो रिएक्शंस का हीट चेंज होता है वो हम लोग एंथैल्पी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं रेदर देन इंटरनल एनर्जी। सो एक रिएक्शन का हीट चेंज जो होता है दैट वी एक्सप्रेस एज del H रेदर देन del U, एंड दिस इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, सो व्हाट इज दिस टर्म स्टैंडर्ड? सो बाय कन्वेंशन 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin are said to be the standard condition. तो जब भी एट 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज़ इट इज़ इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग उस पर एक नॉट लगा देते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर हम लोग बोले तो ये होगा del H नॉट, और तब होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो एट स्टैंडर्ड स्टेट दैट इज़ 1 atm एंड 298 केल्विन, जब भी एंथैल्पी को कैलकुलेट किया जाएगा देन दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय del H नॉट। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, that is summation of all the enthalpies of product minus summation of all the enthalpies of reactant. So now one by one हम लोग डिस्कस करेंगे different types of enthalpies. So first of all हम लोग डिस्कस करेंगे about enthalpy of formation. So enthalpy of formation is defined as the enthalpy change involved in the formation of 1 mole of a compound
from its elements. So जब भी एक कंपाउंड फॉर्म होगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, सो 1 मोल इज इम्पॉर्टेंट हियर. सो जब भी 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म होगा उसके एलिमेंट्स से, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा इन द रिएक्शन, इन द फॉर्मेशन रिएक्शन, that is called the enthalpy of formation. So in standard state, that is at 298 Kelvin and 1 atm pressure, ये होगा standard enthalpy of formation. So at standard state इसको हम लोग डिनोट करेंगे by del H F naught, और नॉर्मली इसको enthalpy of formation को डिनोट करते हैं by del H F. F means formation. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग को देखना है कि मीथेन गैस कैसे फॉर्म हुआ है, सो मीथेन गैस फॉर्म होता है फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो कार्बन एलिमेंटल स्टेट में रहता है इन सॉलिड स्टेट, और हाइड्रोजन रहता है इन गैसियस स्टेट. सो एलिमेंटल स्टेट में जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेगा वहाँ से हम लोग को कंपाउंड को फॉर्म करना है. सो एलिमेंटल स्टेट में कार्बन रहता है इन सॉलिड एंड हाइड्रोजन रहता है इन गैसियस स्टेट, और वहाँ से हम लोग को मीथेन गैस फॉर्मेशन करना है. सो सी सॉलिड प्लस 2H2 गैस विल गिव अस CH4 गैसियस, और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट इज एट 298 Kelvin and 1 atm pressure, that will be the standard enthalpy of formation, that is del H F naught, and इसका वैल्यू होता है -74.8 किलोजूल पर मोल. सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मीथेन गैस जब फॉर्म होता है तब एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए ये वाला जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ नेगेटिव. सो मीथेन गैस इज स्टेबल. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो जब भी एंथैल्पी चेंज जो है ऑफ द रिएक्शन वो निगेटिव होगा, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज़ वेरी स्टेबल. क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है. सो प्रोडक्ट इज स्टेबल. सो जब भी प्रोडक्ट स्टेबल होता है मतलब प्रोडक्ट बनने का फिजिबिलिटी ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होता है, तब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस होता है देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. इसलिए टोटल एंथैल्पी चेंज जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए प्रोडक्ट इज स्टेबल. लेकिन जब एंथैल्पी टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, तब प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए तब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है, तब जाके प्रोडक्ट बना है. इसलिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए जाके टोटल एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हुआ है. इस केस में प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो जो कंपाउंड स्टेबल होता है उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव होता है, जैसे कि मीथेन, और कुछ कंपाउंड्स जैसे कि NO, NO2, उसके बाद इथीन, इथाइन, C2H2, उनका जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो पॉजिटिव होता है. सो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अनस्टेबल देन द रिएक्टेंट्स. सो एलिमेंटल स्टेट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा स्टेबल है देन द प्रोडक्ट फॉर्म, इसलिए इसका टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन. तो कॉम्बशन रिएक्शन हम लोग को पता है, जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ द कंबशन रिएक्शन। सो कंबशन रिएक्शन में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो दिस इज़ द एंथैल्पी चेंज involved in the complete combustion of one mole of a substance. So 1 mole of a substance को combustion करने के लिए जितना एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबशन करने के बाद कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन से मिलता है हम लोग को लिक्विड वाटर। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस का अगर कंबशन हो देन विल गेट CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। सो इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो ये होगा 2H2O और यहाँ पे होगा 2O2। सो एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज़ एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर जो एंथैल्पी चेंजेस होता है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर दिस रिएक्शन इज़ -890.4 किलोजूल पर मोल। सो जेनरली कंबशन रिएक्शंस का जो एंथैल्पी होता है वो निगेटिव होता है, मतलब कंबशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है जनरली। सो नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है जब हम लोग अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं या फिर अनसेचुरेटेड कंपाउंड को जब हम लोग हाइड्रोजनेट करके पूरा सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तब इस रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व जो एंथैल्पी होता है दैट इज़ कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो द एंथैल्पी चेंज associated when 1 mole of an unsaturated compound is fully hydrogenated is known as the enthalpy of hydrogenation. So 1 mole of unsaturated compound को हाइड्रोजनेशन करने के लिए और उसको पूरा सेचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए जितना एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इथेन गैस को हाइड्रोजनेट करें तो ये हो जाएगा इथेन। तो इसमें जो इन्वॉल्व्ड एंथैल्पी चेंज होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस दिस इज -135.5 किलोजूल पर मोल। और अगर हम लोग बेंजीन इन स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है, सो बेंजीन को अगर हम लोग हाइड्रोजनेट करें तो हम लोग को मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, वो भी लिक्विड होता है। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इट इज़ -238 किलोजूल पर मोल। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग सेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तब एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब ये है सेचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन द अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द सिस्टम। और एक चीज़ आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल में हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 इथेन यूनिट्स हैं। तो एक इथेन यूनिट को जब हम लोग इथेन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को इतना अमाउंट ऑफ
एंथैल्पी चेंज मिलता है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 इथीन यूनिट होता है, तो इसको अगर हम लोग हाइड्रोजनेट करें और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करें तो इसका जो एंथैल्पी चेंज होना चाहिए वो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसका जो एंथैल्पी चेंज होना चाहिए दैट शुड बी 3 टाइम्स ऑफ 135.5, बिकॉज यहाँ पे 3 इथीन यूनिट है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू अगर हम लोग देखें द एक्चुअल वैल्यू इज एक्चुअली 166.5 किलोजूल पर मोल, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ 135.5। सो अगर हम लोग 135.5 को 3 टाइम्स करें, जितना वैल्यू हम लोग को मिलेगा उससे अगर हम लोग 166.5 कम करें तब जाके हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। तो ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ another property which is called as resonance energy. So हम लोग सोच सकते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 इथीन यूनिट है, इसके लिए एक इथीन यूनिट को जब हम लोग इथीन में कन्वर्ट करेंगे तो जितना एंथैल्पी चेंजेस होगा इसका अगर 3 टाइम्स करें तो बेंजीन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन का जो एंथैल्पी वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलाइज करता है, इसलिए इसका जो एक्चुअल एंथैल्पी होता है वो कम होता है। सो दिस 166.5 जो वैल्यू है दैट द डिफरेंस ऑफ वैल्यू जो है दैट इज़ द एक्चुअली रेजोनेंस एनर्जी। तो इतना वैल्यू कम होता है देन एक्चुअली व्हाट वी एक्सपेक्ट, और ये कम होने का कारण है रेजोनेंस एनर्जी जो कि स्टेबिलाइज करता है इस सिस्टम को। सो इस स्टेबिलाइजेशन के कारण ये वैल्यू कम होता है। सो बेंजीन मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज रहता है, इन रेजोनेंस रहता है इन द सिस्टम, जिसके लिए बेंजीन मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है, और इसके कारण जो है हम लोग को ये रेजोनेंस एनर्जी मिलता है विच इज़ दिस। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ड्यू टू रेजोनेंस वो एक्स्ट्रा एक स्टेबिलाइजेशन क्राइटेरिया मिलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सब टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल, और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं इस चैनल में और कौन सा कंटेंट्स लाऊं। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।